हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3। और हम लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, इनके बारे में आपसे डिस्कस कर चुके थे। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो किस नाम से है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ये नाम आपने सुना होगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, इसकी क्यों जरूरत है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, मानक अपचयन विभव किसे कहते हैं, सेल का विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, विभवांतर कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हम चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव, इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक इलेक्ट्रोड है और एक विभव है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड किससे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड कहते हैं स्टूडेंट्स जब किसी भी धातु को उसके विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु विलयन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है। तो धातु या तो धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार से ये धातु अब इलेक्ट्रोड का काम करेगी। तो बच्चों देखिए, समझिए, सभी ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक धातु ली, एक धातु हमने लेकर उस धातु को हमने किसी विलयन में डुबो दिया। उस धातु को हमने किसी विलयन में डुबो दिया। विद्यार्थियों, ये धातु है और ये विलयन है। ये विलयन है। अब स्टूडेंट्स, धातु इस विलयन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन त्यागती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या हुआ? धातु का ऑक्सीकरण हो गया, धातु ऑक्सीकृत हो गई। जैसे कोई भी धातु है, ये कैसे ऑक्सीकृत होती है? M+ और 1 इलेक्ट्रॉन। धातु हमेशा सॉलिड होती है और जलीय विलयन उसका होता है, उसको AQ से बताते हैं। जलीय विलयन को AQ से बताते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब विलयन में चले गए, इलेक्ट्रॉन विलयन में चले गए, तो धातु धनावेशित हो गई और विलयन की नेचर कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। तो स्टूडेंट्स, धातु और विलयन के मध्य विभव उत्पन्न हो गया। यानी कि जो धातु का विभव है और विलयन का जो विभव है, इसका जो अंतर होता है, उस अंतर को ही हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानेंगे। आगे आपको बात सभी को समझ में, इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या बताएंगे स्टूडेंट्स आप? जब किसी धातु को उसके विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु विलयन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है, जिससे धातु व विलयन के विभव का अंतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और बच्चों, इस इलेक्ट्रोड विभव को ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इस विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ई सेल के बारे में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर धातु ऑक्सीकृत होती है तो हम उसके इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानेंगे, ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानेंगे। और विद्यार्थियों, ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्सीडेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन से हम इसको दर्शाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर कोई धातु आयन अपचयित होता है, कोई धातु आयन अपचयित होता है और धातु बनाता है, तो स्टूडेंट्स उसमें जो विभव उत्पन्न होता है
उसके विभव को हम अपचयन विभव के नाम से जानते हैं, अपचयन विभव के नाम से जानते हैं, और उसको बताते हैं ई रिडक्शन के नाम से बताते हैं। स्टूडेंट्स इसको किस नाम से बताते हैं? ई रिडक्शन के नाम से बताते हैं। तो देखिए, जो हमारा सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है, वास्तविकता में वो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के रूप में हमको मिलता है। स्टूडेंट्स, जो ई सेल होता है, ई सेल होता है, वो होता है ई अपचयन माइनस ई रिडक्शन, ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। अपचयन और ऑक्सीकरण के विभव का अंतर होता है स्टूडेंट्स, ये अपचयन और ऑक्सीकरण के विभव का अंतर होता है। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो अपने पास सेल का इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। सेल का इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, इस टॉपिक से हमको न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। तो आप सभी को ये याद रखना है कि ई सेल बराबर क्या होता है? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी कि ई अपचयन विभव और इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीकरण विभव है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, जो मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव, विद्यार्थियों मानक परिस्थितियां होती क्या है? किसी भी सेल के लिए मानक परिस्थितियां होती क्या है? तो बच्चों, मानक परिस्थितियां होती है जब ताप जो है वो 298 केल्विन हो। ताप कितना होना चाहिए बच्चों? 298 केल्विन होना चाहिए। दाब कितना होना चाहिए बच्चों? 1 एटीएम दाब होना चाहिए, 1 एटीएम दाब होना चाहिए। और सांद्रता कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? जो सांद्रता है वो 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोलरता वाली होनी चाहिए, 1 m सांद्रता होनी चाहिए। तब आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये मानक परिस्थितियां है। तो विद्यार्थियों, मानक परिस्थितियों में जो सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, मानक परिस्थितियों में सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो दर्शाया जाता है वो ई नोट सेल से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाने का जो तरीका है, ई नोट सेल। स्टूडेंट्स, इस नोट को दर्शाने का तरीका ऐसे भी होता है, इसको मूर्धांक कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट से जानते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। स्टूडेंट्स, इसका जो मान निकालने का तरीका होता है ई नोट सेल का, वो कैसे होगा? ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले में ही हमने मानक परिस्थितियों को अप्लाई कर दिया, तो हम इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हम टॉपिक डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले इलेक्ट्रोड विभव टॉपिक डाल लीजिए, और स्टूडेंट्स इसके बारे में लिखिए। जब किसी धातु को धात्विक विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है। इस प्रक्रिया में धातु व विलयन के विभवों का अंतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।
जिसे ई सेल से दर्शाते हैं, जिसे ई सेल से दर्शाते हैं। बच्चों नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल व अपचयन अर्ध सेल के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण अर्ध सेल व अपचयन अर्ध सेल के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण अर्ध सेल का विभव, ऑक्सीकरण अर्ध सेल का विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, जिसे ई ऑक्सीडेशन से दर्शाते हैं। ई ऑक्सीडेशन वर्ड पे देख लीजिए, ई ऑक्सीडेशन से दर्शाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अपचयन अर्ध सेल का विभव अपचयन विभव कहलाता है, जिसे ई रिडक्शन से दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है। निम्न होता है बच्चों, ये फॉर्मूला लिखें, ई सेल बराबर ई अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण। स्टूडेंट्स अपचयन को हम रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगले लाइन में लिखिए, ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। क्लियर है सभी बच्चों को? अब स्टूडेंट्स आप टॉपिक डालिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आप टॉपिक डालिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। और स्टूडेंट्स इसमें लिख सकते हैं आप मानक इलेक्ट्रोड विभव में, मानक परिस्थितियों में ब्रैकेट में लिखे ताप 298 केल्विन, दाब 1 atm, सांद्रता 1 मोलर, ब्रैकेट क्लोज। सेल का इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नोट सेल से दर्शाते हैं, ई नोट सेल से दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले लाइन में आप फॉर्मूला लिखे, ई नोट सेल बराबर ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स ई नोट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, लिख लो यहां पर, ई नोट रिडक्शन है मानक अपचयन विभव, और ई नोट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब चलिए, अब हम इन्हीं से रिलेटेड किसी सेल अभिक्रिया और सेल आरेख के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स सेल अभिक्रिया और सेल आरेख का मतलब क्या होता है, ये हमने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपसे चर्चा की। स्टूडेंट्स अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सेल अभिक्रिया से क्या तात्पर्य होता है। सेल अभिक्रिया, जब भी ये नाम आ जाए तो आपको क्या समझना है, जब भी सेल अभिक्रिया कहीं पर नाम दे रखा हो स्टूडेंट्स, तो आपका मीन्स होता है कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। जैसे सेल अभिक्रिया में गैल्वेनिक सेल के लिए बताऊं,
गैल्वेनी सेल के लिए, गैल्वेनी सेल के लिए। तो स्टूडेंट्स गैल्वेनी सेल में क्या होता था, एनोड पर अलग रिएक्शन होती थी, कैथोड पर अलग रिएक्शन होती थी। तो एनोड के लिए, एनोड पर ऑक्सीकरण, सदैव एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये आपको सबको पता है कि एनोड पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण होता है। और इस एनोड पर ऑक्सीकरण की रिएक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक 2+ एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीकृत ऐसे हो जाता है। और एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अपचयन, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कॉपर 2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में अपचेत हो जाती है, ये कॉपर में अपचेत हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सेल अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं, सेल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स एक वर्ड और सुना होगा आपने, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इससे क्या तात्पर्य है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये होता है कि कैथोड और एनोड पर होने वाली दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें। स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो वो संपूर्ण सेल अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, बाकी बचा क्या है, जिंक सॉलिड कॉपर 2+ एक्वस। इससे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, यहां बन रहा है जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये बता रहा है। तो ये गैल्वेनिक सेल के लिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। तो विद्यार्थियों यदि आपको कहीं पर सेल अभिक्रिया दे दी जाए तो उसके माध्यम से आप क्या बना सकते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर सभी बच्चों को। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और होगा इसमें, सेल आरेख का प्रदर्शन किसे कहते हैं, सेल आरेख का प्रदर्शन। अगर विद्यार्थियों हम गैल्वेनिक सेल के लिए ही आपसे चर्चा करें, गैल्वेनिक सेल के लिए आपसे चर्चा करें कि इसका सेल आरेख कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चों सेल आरेख का मतलब ये होता है कि एक संपूर्ण सेल में जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और जो अपचयन अर्ध सेल है और जिनके बीच में हमने लवण सेतु को जोड़ा है, उन तीनों को यदि एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सेल आरेख कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध सेल को, अपचयन अर्ध सेल को लवण सेतु के साथ प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे सेल आरेख कहते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, सेल आरेख के नाम से जानते हैं, सेल आरेख कहते हैं। अब बच्चों सेल आरेख हमने बता दिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध सेल को हम लवण सेतु के साथ जोड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स इनके जोड़ने के कुछ नियम होते हैं, जोड़ने के भी नियम होते हैं। बाईं ओर
पहला नियम देखो सुनो, बाईं ओर ऑक्सीकरण अर्ध सेल को लिखते हैं, बाईं ओर ऑक्सीकरण अर्ध सेल को लिखते हैं। किसको लिखते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण अर्ध सेल को लिखा जाता है। क्लियर सभी बच्चों को? सेकंड पॉइंट है दाईं ओर अपचयन अर्ध सेल को लिखते हैं, अपचयन अर्ध सेल को लिखते हैं। क्लियर? और तीसरी बात इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दोनों अर्ध सेलों के मध्य, दोनों अर्ध सेलों के मध्य लवण सेतु को दो समानांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, दो समानांतर रेखाओं से, ऐसे बच्चों, ये ऐसे दो समानांतर रेखाओं से दर्शाते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को? तो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे कैसे ही एक बार नोट कर लीजिए, ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, हम इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के बेस पे। तो आपको लिखना क्या है, सेल अभिक्रिया टॉपिक डालना है, फिर गैल्वेनिक सेल के लिए एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, फिर संपूर्ण सेल अभिक्रिया नोट कर लेना, फिर सेल आरेख का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, तो उसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध सेल को लवण सेतु के साथ प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सेल आरेख कहते हैं। इसका क्या नियम है सेल आरेख को प्रदर्शित करने का, तो बाईं ओर सबसे पहले ऑक्सीकरण अर्ध सेल को लिखते हैं, दाईं ओर अपचयन अर्ध सेल को लिखते हैं, फिर दोनों अर्ध सेलों के मध्य लवण सेतु को दो समानांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा वीडियो है या हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आपको राजस्थान बोर्ड की एक एक बात समझाई जा रही है और विद नोट्स के माध्यम से आप इनको लिख सकते हैं। तो आपको नोट्स पैटर्न में भी और एक एक बात को आपको यहाँ समझाया जा रहा है, तो आप इनको गहराई से समझते जाइए। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होता है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं आगे। देखिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट आगे ध्यान दें। अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे आपको गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया दे दी, ये आपको सेल अभिक्रिया दे दी और उस आपसे कहा कि सेल आरेख का प्रदर्शन करके बताइए सेल अभिक्रिया। ये रिएक्शन दे दी आपको कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म्स जिंक 2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। स्टूडेंट्स ये हमको सेल अभिक्रिया दे दी गई है और हमसे कहा कि सेल अभिक्रिया के लिए आप क्या कैलकुलेट करें, आप सेल आरेख बताइए। तो देखिए सेल आरेख का प्रदर्शन कैसे होगा, हमने कहा कि बाईं ओर पहले ऑक्सीकरण अर्ध सेल लिखे। तो देखिए बच्चों इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक से जिंक 2 प्लस, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों इसके अर्ध सेल का प्रदर्शन कैसे होगा, जिंक सॉलिड ऑब्लिक जिंक 2 प्लस एक्वस। स्टूडेंट्स ये मानक परिस्थितियों में संपन्न हो रहा हो तो आपको इसकी कंसंट्रेशन को 1m लिखना होगा,
ऐसे 1m लिखना होगा। जिधर एक्वस होगा उधर ही लिखना है, जिधर एक्वस होगा उस तरफ ही आपको लिखना होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको लिखना है लवण सेतु। ऐसे लवण सेतु के लिए 2 पैरेलल लाइन, 2 समानांतर रेखाएं होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अर्धसेल हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीकरण अर्धसेल हो गया। अब हमको दाईं ओर अपचयन अर्धसेल को लिखना है। तो देखिए बच्चों, इसमें कॉपर 2+ आ रहा है और एक्वस है, तो जिधर एक्वस है उस तरफ कंसंट्रेशन को बताइए, 1m लिख दीजिए। इसके बाद में हम ओब्लिक लगा देंगे, ये ओब्लिक, और इससे क्या बना है, कॉपर सॉलिड बना है। ठीक है, तो कॉपर सॉलिड हमने ये लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसको बता रहे हैं, अपचयन अर्धसेल को बता रहे हैं। ये अपचयन अर्धसेल हो गया। और बीच में जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन किसको इंडिकेट कर रही है बच्चों, ये सोल्ट ब्रिज लवण सेतु को इंडिकेट कर रही है, ये लवण सेतु को बता रही है। क्लियर सभी बच्चों को? एक एग्जाम्पल की ओर प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, इससे बन रहा है स्टूडेंट्स निकल 2 प्लस एक्वस, एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ये आपको कोई सेल अभिक्रिया दी गई, और इस सेल अभिक्रिया के लिए आपसे क्या पूछ लिया, सेल आरेख पूछ लिया। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका सेल आरेख क्या होगा। देखो इसका सेल आरेख देखो बच्चों, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अर्धसेल लिखना है। तो निकल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक्वस है स्टूडेंट्स। अब देखिए जिधर एक्वस होता है उधर उसकी मोलरिटी आप ऐसे लिख देंगे, फिर 2 पैरेलल लाइंस लवण सेतु को बताएगी। अब इसमें 2Ag प्लस 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट इसकी स्टोइकोमेट्री को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो Ag प्लस एक्वस 1m ऑब्लिक Ag सॉलिड, ये आपने क्या बता दिया, इसका सेल आरेख का प्रदर्शन कर दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऐसे मेनी सेल रिएक्शंस अगर दे रखी हो तो उनका सेल डायग्राम, सेल आरेख आप बता सकते हैं। क्लियर है? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और फिर हम अगले डिस्कस पे आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक क्या देख लिया है, अब तक क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा, सेल अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, सेल आरेख के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपको गैल्वेनिक सेल का ई सेल या ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना है। गैल्वेनिक सेल का ई नोट सेल, ई नोट सेल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो स्टूडेंट्स हमको इसके लिए डाटा दिया ई नॉट कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 से कॉपर, इसका जो डाटा हमको दिया है स्टूडेंट्स वो है प्लस 0.34 वोल्ट, इतना होता है प्लस 0.34 वोल्ट। और हमको दे दिया गया ई नॉट जिंक 2 प्लस, इसका डाटा दिया हमको -0.76 वोल्ट। अगर हमको ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर में गए हम, तो क्या है, ये मानक अपचयन विभव है। ये किसका डाटा है स्टूडेंट्स, मानक अपचयन विभव का। विद्यार्थियों
यहाँ हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, गैल्वेनिक सेल का। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स जो ई नोट रिडक्शन है ये कौन सा है अपना, ये वाली वैल्यू 0.34 माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, जो ई नोट ऑक्सीडेशन है वो वैल्यू क्या है, वो है माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट है। स्टूडेंट्स अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0.76 इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो स्टूडेंट्स इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों, 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि गैल्वेनिक सेल का जो ई नोट सेल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसका मान कितना होता है, तो उसका मान कितना होता है 1.10 वोल्ट। स्टूडेंट्स याद करिए, मैं जब आपको विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज किया था कि मैं 1.1 वोल्ट से बाह्य विभव ज़्यादा आरोपित करूंगा या कम आरोपित करूंगा या मैं बराबर आरोपित करूंगा। तो उन तीनों परिस्थितियों में मैंने यूज किसका किया था, 1.10 वोल्ट का मैंने यूज किया था। क्लियर सभी बच्चों को। तो ये था हमारा ई नोट सेल, किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। ऐसे हम बच्चों गैल्वेनिक सेल के लिए ई नोट सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं बच्चों हम आगे। हमने इसके बारे में देखा कि गैल्वेनिक सेल का हम सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं आपसे। देखिए बच्चों, अब आपने दो नाम सुने होंगे, एक है सेल विभव और दूसरा है विभवांतर। एक नाम है बच्चों सेल विभव और एक नाम है विभवांतर। सेल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेल पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। स्टूडेंट सेल विभव और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है क्या है। एज यू नो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब विद्युत परिपथ में, हम तो यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में परिपथ कौन सा होता है, वो विद्युत अपघटनी परिपथ होता है। आपको पता है धातु विलयन में डूबी रहती है, तो परिपथ कौन सा होता है, विद्युत अपघटनी परिपथ में। स्टूडेंट्स विद्युत अपघटनी परिपथ में जब सेल के सिरों पर, विद्युत अपघटनी परिपथ में जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जो सेल के सिरे होते हैं, उन सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर ही विभवांतर के नाम से, नहीं, उत्पन्न विभव का अंतर ही सेल विभव के नाम से जाना जाता है बच्चों। देखिए ये हमारे पास सर्किट है और ये पूरा सर्किट था। अब स्टूडेंट्स इसमें करंट प्लस टू माइनस यानी कि इस तरीके से फ्लो होती है, लेकिन करंट ही फ्लो नहीं हो रही हो, जब विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही हो इस विद्युत अपघटनी विलयन में,
तो उस परिस्थिति में सेल के सिरों, तो ये प्लस एंड, ये धन टर्मिनल है बैटरी का, ये ऋण टर्मिनल है, तो इनके सिरों पर उत्पन्न जो विभव आएगा उनका अंतर किस नाम से जाना जाएगा? सेल विभव के नाम से जाना जाएगा। विद्यार्थियों, इसका मापन केवल विभव मापी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मापन किया जाएगा? विभव मापी के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। स्टूडेंट्स, विभवांतर को यदि हमको समझना है, विभवांतर होता क्या है, तो विभवांतर में बस एक अंतर होता है, क्या कि इसमें तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर था। लेकिन विभवांतर में क्या होता है, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को ही, उत्पन्न विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, और इसका मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। इसका मापन किसके द्वारा करते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं। इसका मापन हम वोल्ट मीटर के द्वारा करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, एक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर है, जबकि विभवांतर क्या होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा बह रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर ही हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो बातें सभी की क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स, दो बातें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, समझिए पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, जब विद्युत अपघटनी परिपथ में, जब विद्युत अपघटनी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, प्रवाहित नहीं हो रही हो, नहीं हो रही हो, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर ही, उत्पन्न विभव का अंतर ही सेल विभव कहलाता है। सेल विभव कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, देखो आप, तो इसमें लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नहीं हो रही है उसकी जगह पर हो रही है, बस ये वर्ड यूज करेंगे। यानी कि जब विद्युत अपघटनी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभव का अंतर ही, विभवांतर कहलाता है।
विभवांतर कहलाता है। क्लियर सभी बच्चों को? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें देखिए आप सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें इसका मापन, इसका मापन विभव मापी के द्वारा किया जाता है। विभव मापी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस उपकरण का नाम सेल के विद्युत वाहक बल या सेल विभव का मापन इसी के द्वारा करते हैं। तो इसका मापन विभव मापी के द्वारा किया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ इसका मापन, इसका मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में। तो स्टूडेंट्स आज हमने किस किस की स्टडी की है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट आते ही आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, और विभव, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में क्या बताया आपको कि किसी भी धातु को जब उस धातु विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है, जिससे धातु व विलयन के विभव का अंतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसको ई सेल से बताते हैं। अगर ऑक्सीकरण, किसी अर्ध सेल में ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है तो उसके विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, जिसको ई ऑक्सीडेशन से बताते हैं। ऐसे ही किसी अर्ध सेल में अपचयन प्रक्रिया होती है तो उसके विभव को हम अपचयन विभव के नाम से जानते हैं, जिसको हम ई रिडक्शन से बताते हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी बताया था कि ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? तो हमने कहा कि मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियां क्या थी? एक एटीएम दाब था, 1 मोलर सांद्रता थी और 298 केल्विन ताप था। तो मानक परिस्थितियों में सेल का इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसको ई नोट सेल से बताते हैं। और ई नोट सेल क्या था? ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन था। ई नोट रिडक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? मानक अपचयन विभव के नाम से जानते हैं। ई नोट ऑक्सीडेशन को हम किस नाम से जानते हैं? मानक ऑक्सीकरण विभव के नाम से हम जानते हैं। हमने इन दो टॉपिकों के बाद में आपको समझाया सेल अभिक्रिया। तो किसी भी सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को हम सेल अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में हमने संपूर्ण सेल अभिक्रिया ली। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड जैसे एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं का योग संपूर्ण सेल अभिक्रिया कहलाती है। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, गैल्वेनी सेल का एग्जाम्पल लिया, उसमें आपको सेल अभिक्रिया और संपूर्ण सेल अभिक्रिया के बारे में क्लियर समझाया। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या लिया टॉपिक? इसके बाद में हमने टॉपिक लिया सेल आरेख का प्रदर्शन। स्टूडेंट्स किसी भी सेल अभिक्रिया के माध्यम से सेल आरेख का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, लवण सेतु और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को एक सिस्टमेटिक ढंग से लेफ्ट टू राइट लिखना होता है। लवण सेतु को 2 समानांतर रेखाओं द्वारा बताते हैं। जिस तरफ विलयन जलीय होता है वहाँ उसकी मोलरता 1 m लिखते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोड गैसीय रूप में है तो उसके लिए उसका दाब भी लिखा जाएगा, यानी कि 1 बार या 1 ATM दाब भी लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स अगर यदि हम बात करें आपसे कि कोई इलेक्ट्रोड अक्रिय है तो उसके लिए प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड का भी यूज करते हैं। तो वो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब पढ़ेंगे तब आपको उसके बारे में वहाँ समझाएंगे।
स्टूडेंट सेल आरेख के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने टॉपिक लिया कि गैल्वेनी सेल का सेल विभव कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका हमने रिजल्ट बताया कि इसका सेल विभव 1.10 वोल्ट आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।